से ढोल नगाड़े जो आपने बजाए हैं ना, लव यू, Thank you so लव much. यू रेडियो मिर्ची वालों। Thank you. इनको डर था, भय था कि टिक्की कहीं वहीं ना रह जाए, अच्छा कि वापस ही ना आए हमारे साथ, अच्छा। और हमें कहीं चक्कर पड़ जाए। वो त्यागी है मेरे लिए, वो मिंटू है, वो त्यागी है, तभी वो निकलेगा। अदरवाइज वो मेंबर पार्लियामेंट है, मैं एक एक्टर हूँ, नहीं निकलेगा कि भाई सिक्योरिटी आएगी अभी सारे झापड़ मार देगी तेरे। बस एक बंदे की ड्यूटी होती थी, जो नया नया होता था उसी की ड्यूटी लगाई जाती थी, नाली में से बॉल लेके आनी है तूने। मैं बहुत बनाऊँ सर। अच्छा, आपके उसमें कॉमन भी होता था कि दोनों टीम से खेलना? मैं सर उसको बोलते रेलू कट्टा। अच्छा, साढ़े कॉमन आदमी उसको यही होता है कि मैं दोनों तरफ से बैटिंग करूंगा। मेरे को बड़ा मजा आया। प्रिसाइज्ड बॉल्स भी होती थी, 6 बॉल खेलेगा, इधर से 6 इधर से 6 खेलेगा तू। तो सर मैं वो रहा हूँ। सो नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म चमक रही है, चमकीला, बहुत ज़्यादा। और एज अ पंजाबी या एज अ नॉर्थ इंडियन मुझे चमकीला के बारे में पता है कि चमकीला कौन थे, क्या थे, अमर सिंह चमकीला जो थे। लेकिन उनके साथ एक और बंदे हैं, टिक्की बाजी, जिन्होंने चमकीला को बनाया था फिल्म के हिसाब से, राइट? तो वो टिक्की बाजी हमारे साथ में है, अंजुम बत्रा। पाजी कैसे हो आप? कमाल यार, मतलब इंट्रोडक्शन आपने कमाल दी। कमाल मैंने सोची नहीं थी, अभी बनाई मैंने। सच में अभी बनाई मैंने। क्योंकि मैं ऐसे होता ना, हमने आगे क्वेश्चंस लिख लिए सारे, अब इंट्रोड्यूस कैसे करना है ये तो पता नहीं था। सच्ची मेरे साथ ऐसा हुआ। बढ़िया इंट्रोडक्शन दी है। तभी मैंने वो एक्टिंग करी कि पैन कर दे इधर कर दे। अरे भाई ठीक थी एक्टिंग, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन थी। हाँ, मजेदार इंट्रोडक्शन। मतलब ऐसे ही, क्योंकि ये वो सच में फिल्म में भी तो डायलॉग है ना, जब टिक्की बोलता है कि मैंने बनाया चमकीला, और मैं आज भी कहीं जुराबों की फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, कोई नहीं जानता उसको। तो ये सच्ची बात है। सच्ची पाजी। वो एक मैंने स्टोरी डाली थी कि इफ यू वांट टू आस्क समथिंग टू अंजुम व्हाट विल बी, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि टिक्की के इरादे क्या थे जो पता लग गए। वो इरादे क्या थे कि जब इसको बाहर नहीं लेके जाया जाता? हाँ। या टिक्की के इरादे, ये ना सच में कसम से मेरे से भी 4-5 लोगों ने ये सवाल किया। इनफैक्ट मेरी बहन ने मेरे को ये सवाल किया। वो बहुत मतलब ना उसको, क्योंकि वो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक्स वाली वो प्रोफेसर है, तो उसके ना दिमाग में बड़े सवाल घूमते रहते। उसने मेरे को ये पूछा कि इसके पीछे कारण क्या था। तो यार जो कारण असल था वो यही था कि इनको डर था, भय था कि टिक्की कहीं वहीं ना रह जाए। अच्छा, कि वापस ही ना आए हमारे साथ। अच्छा। और हमें कहीं चक्कर पड़ जाए। अच्छा, इस वजह से इसको नहीं लेके जाते थे। और रीजन दूसरा ये था कि जो केसर सिंह टिक्की जी थे, थोड़ा सा आपने फिल्म में भी देखा होगा कि वो शराब, थोड़ी सी लत थी शराब वाली, एडिक्टेड थे। तो इस वजह से भी वो एक रीजन था। थोड़ा सा मेरे को लगता है क्लियर नहीं हुआ शायद फिल्म में, ऐसा है ना, इसीलिए सवाल आ रहे हैं। अगर क्लियर नहीं आ रहे हैं कि उसके इरादे उनको पता लग गए थे, बट वो इरादे क्या थे? मेरे को ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट फेज था, जब जिंदा दिखाया है, तब उस समय थोड़ा सा क्लैरिटी दी गई थी कि इनको क्यों नहीं लेके गए साथ में। तो वो जब आया बाद में तो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा बन गया, तो लोग उस पॉइंट को भूल गए। बट स्टिल इट्स एन अमेजिंग फिल्म। और फिल्म की जितनी तारीफ करी जाए, ऑब्वियसली इट्स इम्तियाज अली है ना, उनके साथ आपने काम किया, उनके डायरेक्शन में आप रहे। तो व्हाट इज द डिफरेंस? आपने इतने सारे कबीर खान के साथ काम किया, आपने अनुराग कश्यप के साथ काम किया, डिफरेंस क्या रहा आपका इम्तियाज अली के साथ? मैं सिमिलैरिटी बताऊं इन सब डायरेक्टर्स में, जितनी लंबी फहरिस्त है जिन सब के साथ मैंने काम किया, चाहे वो कबीर खान जिनका आपने नाम लिया, कबीर खान सर हैं, चाहे वो अपने गौतम थन्नानुरी थे, चाहे उससे पहले भी विपुल शाह सर थे जिनके साथ मैंने काम किया, या अभी राहुल पांडे जो मामला लीगल है। इन सब डायरेक्टर्स में एक सिमिलैरिटी है, ये सब बड़े बाकमाल लोग हैं, वेरी ग्राउंडेड, वेरी डाउन टू अर्थ। और इम्तियाज सर में जो आपने मेरे से सवाल किया कि सबसे अलग बात क्या है, वो ये है कि सबको बाकी सबको भी पता होता है कि उनको क्या चाहिए, एक्टर से उन्होंने क्या निकलवाना है, ये सब उनको पता होता है। लेकिन हद कंफर्टेबल करके और प्यार के साथ कैसे निकलवाना है, वो आपसे 5-7 टेक भी निकलवाएंगे ना, तो आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि अरे यार मैंने 5 रीटेक। अदरवाइज एक्टर बड़ा मतलब इस चीज के लिए कॉन्शियस हो जाता है कि यार मेरे 5-7 टेक लग गए यार, मतलब मैं इतना बुरा एक्टर हूँ क्या? लेकिन वो इतने प्यार से, और वो क्योंकि वो राइटर भी खुद है, डायलॉग्स भी वो खुद लिखते हैं, तो उनके लिए जो उनकी लाइन है वो सर्वे है, ऑल इन ऑल है उनके लिए जो उन्होंने लिख दिया। अगर आपके पास उससे कोई बेहतरीन, उससे बहुत कमाल लाइन नहीं है, तो वो आपको इम्प्रोवाइज नहीं करने देंगे। अच्छा, हाँ। तो ये उनमें बाकी डायरेक्टर्स का क्या होता है कि अगर उनको आपकी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं हाँ चलो खेल लो, खुल के इम्प्रोवाइज कर लो। इम्तियाज सर क्योंकि वो यार वो अपनी जगह पे ठीक भी है, क्योंकि उन्होंने पता नहीं 6-7 ड्राफ्ट
मतलब कितना प्यार होगा उनको अपनी लाइन से, उसको भी वो मतलब काट के फिर नया ड्राफ्ट लिखते हैं। तो इस वजह से उनको भी पता होता है कि यार मैं पिछले 2-3-4 साल से एक चीज को लिख रहा हूँ, वो मेरे अंदर जज्ब हो चुकी है वो चीज, और कोई भी एक्टर उसके शब्द चेंज करने लगेगा तो फिर उनका वो एसेंस तो खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने बाकी सब डायरेक्टर्स में से इम्तियाज अली सर का ये मैंने एक चीज देखी, एक तो बहुत प्यारे इंसान ही, और वो आपको बोलेंगे भी ना, जब आप मान लो थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश करते हो ना, कुछ शब्द या कुछ लाइन की माने उसके वही रहे, आप कोशिश एक्टर यही करता है कि माने उसके वही रहे, लेकिन वो कंफर्टेबल हो जाए वो लाइन। तो इम्तियाज सर बड़े प्यार से कि यार रहने दे जो है जैसा वैसा रहने दे, तू राइटर मत बन, तू एक्टिंग कर ले। तो ये उनकी मतलब सबसे अलग बात जो है वो इम्तियाज अली सर की, ये मेरे को सबसे अलग बात लगी है। और हैं तो वो रब के बंदे हैं। अभी मैंने कल भी कोई मेरे से मैं शायद पता नहीं किसी न्यूज़पेपर के लिए इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने मेरे को इम्तियाज अली सर के बारे में पूछा, तो मैंने उनको यही जवाब दिया। मैंने कहा यार वो गॉड फेवरेट चाइल्ड है ना, वो वाली बात है कि हैं रब दे बंदे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को ही बहुत मतलब कमाल बंदा महसूस कर रहा हूँ, कोई अच्छे कर्म पुण्य किए होंगे मैंने कि मैं इम्तियाज अली सर की डायरेक्शन में मैंने ये काम किया, और इतना बड़ा कैरेक्टर फिल्म में मतलब मिलना अपने आप। पहले मेरे को इतना नहीं अंदाजा हो रहा था कि इतना बड़ा हो जाएगा ये कैरेक्टर और लोग इतना प्यार देंगे। लेकिन अच्छा, आजकल आपको प्यार कैसे पता चलता है? आपके फोन से, है ना, रिप्लाई से कितनी जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं। अरे भाई साहब, भाई बहुत बहुत कृपा है ना। अच्छा सर, कितना प्रोसेस रहा आपका शूटिंग टाइम कितना था? शूटिंग हो, वर्कशॉप हो, कुछ टाइम मतलब शूट डेज कितने? हाँ, शूट डेज कितने थे? यार शूट डेज मैंने मेरे ख्याल में कुछ काम किया है कुछ 38 डेज। अच्छा, और ये पंजाब में हुआ है? कहाँ पे हुआ है? पंजाब में, बॉम्बे में। हमने जो वो आपने ऑफिसेस देखे होंगे जहाँ पे चमकीला का, जितेंद्र जिंदा का, अलग अलग जो स्टूडियोज बने, जो ऑफिसेस बने हुए थे, जहाँ पे चमकीला बाहर बैठ के, और फोन भी आता है जब तो वो भागता है, जहाँ पे वो सड़क पे बैठता है बेसिकली, थोड़ा सा जो है, हाँ जी, वो गली, वो बेसिकली जो ऑफिसेज हैं वो सेट बनाया हुआ था गोरेगांव में। और बाकी रियल लोकेशंस पे, जैसे जहाँ पे चमकीला जी को और अमरजोत जी को जहाँ पे गोली लगी थी, अच्छा, वो रियल जगह पे जाके शूट किया। तो ऐसे कई जगह थी जो रियल अखाड़ों के लिए पंजाब में, जैसे आपने बोला अखाड़े, तो अखाड़ों के लिए पंजाब में मतलब बहुत बहुत अच्छे अच्छे सेटअप किए हुए थे। तो बहुत कम ऐसा सेट बना के बॉम्बे में शूट किया। कुछ मेरे ख्याल 8-9 दिन हमने बॉम्बे में शूट किया, जो सेट वगैरह, और वो जो बस ऐसा ही था। बाकी तो सब जगह रियल लोकेशंस थी, और लाइव, क्योंकि अखाड़े सारे लाइव रिकॉर्ड किए हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं है, वहीं गा रहे हैं और हम भी वहीं ढोलक बजा रहे हैं। तो वो एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। तो आपका ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, आपका सिंगिंग के साथ तो पहले ही रिलेशन था, तो ढोलक बजाने में ऐसे कोई लाइव बजाया था आपने पहले? सिंगिंग में था मेरा, मैंने भंगड़ा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बड़े वो गर्वान्वित होकर और बड़ा मान महसूस करके मैं ये बात बोलता हूँ कि मैंने 8 साल भंगड़ा किए है स्कूल कॉलेज टाइम में। ताल का मेरे को पता था, सुर का मेरे को थोड़ा बहुत जो पता होना चाहिए उतना पता था, हारमोनियम में बजा लेता हूँ, लेकिन ट्रस्ट में मैंने ढोलक कभी नहीं बजाई थी। तो जब ये कैरेक्टर मेरे को मिला, तो इम्तियाज सर ने जब मेरे को पूरा कैरेक्टर नरेट किया 1-1.5 घंटा लगा के, तो मेरे को तब समझ में आया कि यार ये भाई पंजाब का ये बहुत बड़ा ढोलक वाले रहे हैं, ढोलक वादक रहे हैं। केसर सिंह टिक्की जी, चाहे अपने कुलदीप मानक जी हों, चाहे सुरेंद्र छिंदा जी हों, सबके साथ इन्होंने संगत की, और चमकीला को बनाया इन्होंने, तो उसके साथ कितने साल ढोलक बजाई है। तो मेरे जहन में यही बात थी कि यार इम्तियाज सर ने जब मेरे को ये बताया कि अखाड़े हम लाइव रिकॉर्ड करेंगे और ढोलक वहीं पे बजेगी, तो मैंने कहा सर ये तो फिर मेरे को ढोलक सीखनी चाहिए। तो कहते हैं हमारे पास, तब ये बात है सितंबर की, जब मैं मिला 2022 की। अच्छा, तो हम शूट तब शुरू करने वाले थे नवंबर में। तो मेरे को ये था, मैंने कहा अक्टूबर नवंबर, चलो 2 महीने तो मैं सीखूं। तो इम्तियाज सर ने मेरे को एक काइंड ऑफ हेड्स अप दिया। इम्तियाज सर कहते हैं हाँ यार अगर तू सीख सकता है। तो मैंने कहा सर मैं सीखना इसलिए चाहता हूँ कि थोड़ा, अगर मैं ना भी बजा पाया, अगर मैं फेक भी कर रहा हूँ उस चीज को, तो कम से कम एक्शंस तो मेरे क्लियर हो ना, मेरे को पता तो हो कि कैसे बजाते कैसे। तो भाई उन्होंने मेरे को हेड्स अप दिया, कहते कि चल ठीक है, एक बहुत चंडीगढ़ के ही बहुत बड़े गुरुजी हैं केसी वैष्णव जी, वो अपॉइंट किए, वो मेरे को रोज 2-3 घंटे ढोलक सिखाने आते थे। अच्छा, जैसे ही मैं सच्ची ये बात बीच में ऐड करता हूँ, जैसे ही मैं टैगोर थिएटर से निकला ना, तो आपको होता है यार भाई फिल्म मिल गई है, इतनी बड़ी और इतना बड़ा कैरेक्टर है। और मैं यहाँ पे अपने चंडीगढ़ में जमुना म्यूजिक वाले, तो उनसे भाई मैंने ढोलक उठा ली उसी दिन। तो फिर मैं YouTube पे देखने लगा, जब तक ट्यूटर हमारे अपॉइंट नहीं किए गए। तो 3-4 दिन बाद वो आए। तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो हमने, मतलब
जिसको मैं बोलूँगा कि वो बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि जैसे वो टिक्की जी क्या करते थे, वो इस घुटने के नीचे ना ढोलक को दे के रखते थे। अच्छा। और आमतौर पे क्या होता है, जो ढोलक वाले होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से बेस बजाते हैं, राइट से मदीन बजाते हैं। टिक्की जी उल्टा करते थे। ओके। टिक्की जी राइट से बेस था उनका और लेफ्ट से मदीन बजाया करते थे। और वो छल्ला पहनते थे यहाँ पे और ऐसे ऐसे बजाते थे। ओके। तो ये क्योंकि आम ढोलक वैसे जैसे हम बजाते हैं वैसे, तो ये छल्ले से ऊपर वाली उस दौर में शायद ऐसे बजाते थे। तो फिर ये गुरुजी ने वो सिखाया और उसके बाद हमने 2-2.5-3 महीने मतलब जो ढोलक सीखी। तो मैं अभी मतलब लोगों को सालों हो जाते हैं वो नहीं सीख पाते, या मतलब बोलते ही ऐसे कि हम अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं बिल्कुल सीख गया 3 महीनों में, नहीं। लेकिन जो जितना फिल्म के लिए चाहिए था, शूटिंग के लिए जितना चाहिए था, उतनी मेरे ख्याल में मैं सीख पाया। और मेरे ख्याल में मैंने वो, आपको जब देखोगे, आपने फिल्म देखी है तो बीच बीच में आपको लगेगा कि हाँ यार ये एक्सपर्ट ही शायद हो जा रहा है। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अब लाइव सिंगिंग की हर कोई बात कर रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट्स भी ऑलरेडी जो है लाइव ही बजे हैं। लाइव सर, लाइव बजे हैं, बिल्कुल लाइव बजे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, किंतु परंतु कोई नहीं है सर, इसमें रियल सच में वही बजे हैं इंस्ट्रूमेंट। ओके ओके लाइव जी। अंजुम, आई वांट टू नो कि आपकी ऑब्वियसली जर्नी के बारे में हमें थोड़ा आइडिया है। आप बेसिकली पंजाब से हो, है ना? चंडीगढ़ में आपकी पढ़ाई हुई है ना? पंजाब में आप मान साहब के भी गाने गाते रहे हो, मैंने सुना है ना? मान साहब के गाने गाते रहे, आपके ठुमके बहुत मशहूर है। हाँ यार, मतलब स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, क्योंकि होता क्या था, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शायद अंधों में काना राजा था। अच्छा। वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फिगर अमंग साइफर्स। रीजन ये था कि उस दौर में शायद कोई ऐसा था नहीं कि जो थोड़ी सी मेरे तरह बेशर्मी धार ले, गाने गा दे शरेआम। हालांकि मैं कोई इतना अच्छा सिंगर भी नहीं था, कोई इतना, बट वही था, थोड़ा बहुत हारमोनियम बजा लेता था। अच्छा, भंगड़े में भी मैंने इतना भंगड़ा किया, मैं कोई इतना अच्छा डांसर भी नहीं था, लेकिन ये मेरे पास स्माइल थी। और भंगड़े में क्या था कि 10-12 मिनट की परफॉर्मेंस है तो आपको एक स्माइल फेस पे रखनी होती है, तो मैं मेरे ख्याल में वो चीज कर लेता था इस वजह से। और एक्टिंग भी, मैं कोई महान एक्टर इतना नहीं था, लेकिन वो कह लो कि शायद जो कैरेक्टर मिला करता था वो ऐसा लगता था कि यार यही है वो। ये सब बाबा जी की कृपा है। मेरे को लगता है कि वो शायद उन्होंने मेरे लिए एक रास्ता अलग से इख्तियार करके रखा हुआ था, इसलिए चीजें होती चली गई। अदरवाइज मेरे को लगता है कि मैं बड़ा मीडियोकर किस्म का, चाहे एक्टर, चाहे सिंगर, चाहे डांसर उस दौर में था, बट ये शायद मुकद्दर में ऐसा। बॉलीवुड के पंजाबी कैसे बन गए आप फिर? हाँ जी, बॉलीवुड में ऐसे एज पंजाबी जैसे हम देखने लगे ना, ये हर पंजाबी रोल में होता है बंदा, उस तरह से मतलब कैसे? 83 देखे हमने, मामला लीगल देखे ना, वो ये मेरे ख्याल ना वो होता है ना कि जैसे पूत के पैर पालने में पता चल जाते हैं कि क्या होगा। तो मेरे ख्याल अनुराग सर को पता चल गया था, अनुराग कश्यप को, जब वो, मैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से पास आउट हूँ, तो हम एक कर रहे थे प्ले वॉरेन हेस्टिंग्स का साथ, जी कुमार वर्मा जी उसको डायरेक्ट कर रहे थे। और तब पता नहीं हमारी कुछ शायद ब्रेक थी, और उस दौरान, ब्रेक के दौरान आप क्या करते हो अपने सारे साथियों के साथ, मौज मस्ती करते हो। तो मेरे को नहीं पता था, गौतम किशन चंदानी बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और वासन बाला आजकल बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अनुराग कश्यप के तब वो असिस्टेंट हुआ करते थे। ये दोनों लोग हमारे डिपार्टमेंट में आए कि कुछ, क्योंकि एक्टर्स का इंस्टीट्यूट है तो एक्टर इनको मिल जाएगा। ये देवडी फिल्म बनाने वाले थे और चंडीगढ़ में ही, पंजाब में शूट करने वाले थे, तो इनको ये था कि यहाँ से वो वाला कैरेक्टर कास्ट किया जाए, सुनील जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया। तो मैंने तो जिंदगी में कभी ऑडिशन भी नहीं दिया था उससे पहले, और ना ही मेरा कुछ ऐसी मेरी मंशा थी बॉम्बे जाने की। और मेरा तो ये था यहाँ से 2 साल करेंगे डिग्री, और उसके बाद एल्बम वगैरह निकालेंगे, सिंगिंग करेंगे, क्योंकि वही एक जहन में वही था। तो अनुराग कश्यप को शायद लगा कि ये पंजाबी बैकग्राउंड का कैरेक्टर इसको दिया जाए, इस लड़के को। मैंने ऑडिशन किया नीलम मानसिंह मैम के घर पे ही, और फाइनलाइज हुआ फिल्म की। और उसके बाद, हालांकि मैं उस दौरान मैं अपनी उर्दू पे, हिंदी पे बहुत ज़्यादा काम करता था, बहुत ज़्यादा। मतलब रोज़ 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पढ़ना, ऊंची ऊंची आवाज़ में अलग अलग एक्सरसाइजेज, वॉइस की, स्पीच की, बहुत सारी एक्सरसाइज, हाँ, जो हमारा रहता है। तो बहुत काम किया करता था मैं। और तो मेरी हिंदी या पंजाबी से, उर्दू से ऐसा नहीं लगता था कि मैं कहीं ठेठ पंजाब से हूँ या पंजाबी हूँ। लेकिन अब शक्ल को कौन छुपा लेगा वही है ना, फेस पे आता है कि बंदा पंजाबी है। बंदा पंजाबी है। ऊपर से मैं ये दाढ़ी मूंछ के, ये मेरा, ये देवडी के बाद मैंने ये थोड़ा बीच में, मैं थोड़ी देर क्लीन शेव हुआ, लेकिन फिर मैंने ये रखना शुरू किया। तो फिर जो देवडी के बाद मैंने यहाँ चंडीगढ़ में एक सीरियल किया, वो भी पंजाबी सीरियल था। जब वहां पे गया बॉम्बे में, 1-1.5 साल काम नहीं था, देवडी हिट हो गई थी बहुत बड़ी, क्राइम पेट्रोल मिला। पहले 1-2 एपिसोड्स मैंने
महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड के किए। अच्छा। हाँ, और मुस्लिम बैकग्राउंड के किए, और वो प्रॉपर उर्दू, और वो एक में प्रॉपर उर्दू थी, एक में जो बम्बैया लैंग्वेज, अरे बाबा क्या कर रहा है बाबा, तो वैसा वाली, तो वो मैंने किए। उसके बाद कुछ अलग, वहाँ पे क्राइम पेट्रोल में जो डायरेक्टर्स को लगा कि यार इसको पंजाबी है तो पंजाबी, इसको पंजाबी 1-2 एपिसोड्स देके देखते हैं, तो दिल्ली वाले एपिसोड्स मैंने किए। पंजाब मानसा वाला जो बंत सिंह कांड था वो मैंने किया। तो भाई उनको लगा कि यार ये तो ऐसी छपाई करते हैं इसके साथ, पंजाबी मतलब कोई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तो घर पे ही है बंदा, तो इसको। तो फिर मैंने सावधान में भी बैक टू बैक, वही बीच में मेरे को सरदार बना दिया करते थे, तो सरदार या पंजाबी जब भी कोई स्टोरी वहां पे आया करती थी तो उनकी पहली प्रेफरेंस मैं बन गया। तो जो आपका सवाल था कि ये कैसे बना, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली, जिसको हम हमारी इंडस्ट्री में ये भी बोलते हैं टाइप कास्ट हो गया। ये टाइप कास्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ये कह लो कि हाँ पंजाब है, पंजाबी है। अच्छा, अभी मैं भी कंफर्टेबल हो गया हूँ इतना, क्योंकि मेरे को पता है कि जो छोटे छोटे न्यूएंसेस किसी कैरेक्टर को मतलब पूरा निखारने में वो चाहिए, तो वो शायद मैं हल्के से डालने की कोशिश करता हूँ, और डाल लेता हूँ इजीली, क्योंकि ये मेरी वो होता है ना कि ये आपका अपना प्लेग्राउंड है। आपको पता है आपने यहाँ पे प्रैक्टिस की है, नेट प्रैक्टिस की है, आपको पता है कि आप यहाँ पे अच्छा ही खेल लोगे, आपको पिच का सारा पता है, पूरी नॉलेज है, अपने होम ग्राउंड है ना। तो वो मैं शायद डाल लेता हूँ, इस वजह से सामने वाले को भी, शायद डायरेक्टर्स को या कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी ये कंफर्टेबल लगता है कि यार क्यों मेहनत करनी किसी और कैरेक्टर के लिए, इसको यूपी वाला बनाएंगे, बिहार वाला बनाएंगे, दाढ़ी कटवाएंगे, मूंछ कटवाएंगे, बालों का कुछ और करेंगे। तो इससे अच्छा है कि यही, और मैं भी मजे ले रहा हूँ उस चीज में, मेरे को मजा आता है। क्या होता है बीच में आप अपनी मातृभाषा मतलब मदर टंग का अगर आप इस्तेमाल करते हो, माँ बोली दा, तो तानू और बढ़िया लगता है कि यार मतलब ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो अपना टच, हाँ, तो अपना टच आ ही जाता है, ऑब्वियसली वो तो आएगा ही। तो सर, मामला लीगल है का सीजन 2 कब आ रहा है? अनाउंस तो हो गया, कब आ रहा है? अनाउंस हो गया यार, मेरे ख्याल शूट शुरू कर देंगे यार, मतलब जो मेरे को अभी तक इन्फॉर्मेशन है, शायद नवंबर-दिसंबर में। अच्छा, इसी साल आ जाएगा? हाँ, आएगा अगले साल 2025 में आएगा। 2025 में आएगा होपफुली, ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, बाबा जी कृपा करें। तो प्रवीण किशन जी जो है वो एमपी भी हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ उनको शूट पे, सेट पे ऐसे उनके कोई मुद्दे तो नहीं आ जाते थे बीच में? नो, वो एज अ एक्टर या फिर एज अ पर्सन आप उनको कैसे देखते हैं? सर उन्होंने ना मेरे ख्याल कुछ 700 फिल्में की हैं। बेस्ट फ्रेंड बने हो आप उनके? हाँ सर, और वैसे भी वो बेस्ट फ्रेंड ही है सर मेरे रियल लाइफ में भी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ वो भी। रवि किशन सर मेरे को ऐसे शख्स लगे, पहले दिन हम मिले तो वो क्योंकि सिक्योरिटी और वो सब आता है, तो पहले दिन जब मैं मिला उनसे तो बड़ी अच्छी मीटिंग रही। और रवि सर का वो है कि अब पहले दिन है तो उनको भी नहीं पता था कि कौन कौन सामने है और कैसे हर बंदा जज करता है। तो रवि सर पहले दिन तो रहे बिल्कुल एकदम अंग्रेजी और चश्मा लगा हुआ, इधर से बॉय आ रहा है वो दे रहा है, इधर से कोई सिक्योरिटी वाला आ रहा है वो फोन दे रहा है, बात कर रहा है या बेस वाली आवाज में ऐसे ऐसे। तो 1-2 दिन जब हुए मैं तब मिला, और उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट शूट पे मिले। तो एक आपने लॉ एंड ऑर्डर देखे होंगे उसमें सीरीज में, हाँ जी, जो जूनियर बने, जूनियर, हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर, और मैं और रवि सर, हम क्योंकि बहुत सा टाइम हम इकट्ठे एक ही जगह पे ऑब्वियसली। हाँ, तो उनको मेरे ख्याल शूटिंग के दूसरे दिन समझ में आ गया कि ये जो है ना 2-3-4 ये मच्छर जैसे लड़के, खुराफाती इंसान, इनके सामने वो वाला अब मैं छोड़ के अब मैं अपने असल में आऊं। अरे तो उसके बाद वो जब असल में आए हैं तो जो आपने कहा कि मुद्दे, कोई मुद्दा नहीं है। पॉलिटिक्स को अलग छोड़ के आते थे, हैं तो आर्टिस्ट पहले 700 फिल्में की हैं, एक उनका लंबा करियर रहा है। लेकिन वो यार सर क्या कॉमिक टाइमिंग है, अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग है सर। और इतने बड़े लेवल पे, मतलब वो पूछ लेते थे मैं चंडीगढ़ आऊंगा भाई, अंजुम तूने अभी घर लिया ना चंडीगढ़ में, तेरे पास भी आऊंगा, तो बम्बई में अगर मिलना हो तो फिर कैसे करेंगे, तो बम्बई में पार्टी करेंगे, ऐसे। तो वो पूरा सीन बना लिया करते थे कि, और बड़े प्यारे आदमी हैं रवि किशन जी। और सच मानना कि अभी मेरे ख्याल उनको टिकट दोबारा गोरखपुर से मिल चुकी है, एमपी की टिकट, और एमपी हैं, लोगों के बीच में सारा दिन रहते हैं। फिर भी जिस दिन रिलीज हुई मामला लीगल, तो मेरे को कॉल आता है उनका, और कुछ 10 से 12 मिनट रवि सर, अरे यार मिंटू यार मजा आ गया, जैसे बेस में बात करते हैं, और वो इतने ज्यादा, वो अपने लिए तो खुश थे। आपको मिंटू ही बोलते हैं? वो मिंटू ही, मेरे को मिंटू ही, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुश थे। उनको पता नहीं क्या मतलब, क्योंकि देखिए अब एक सीजन हमने साथ में किया और
मतलब दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। जब मैं वो वाला डायलॉग बोलता हूँ कि साले तेरे को चकते का शाहरुख खान बना देंगे, तेरे घर के बाहर निकलेंगे कि ये वो, तो वो एक कन्विक्शन के साथ बोलना होता है। जब सामने वाले के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो तब ये निकलता है वो, कि मतलब वो रवि किशन नहीं है, वो त्यागी है मेरे लिए, वो मिंटू है, वो त्यागी है, तभी वो निकलेगा। अदरवाइज वो मेंबर पार्लियामेंट है, मैं एक एक्टर हूँ, नहीं निकलेगा कि भाई सिक्योरिटी आएगी अभी झापड़ मार देगी तेरे, समझ रहे हो। लेकिन वो 10-12 मिनट मेरे से बात करते रहे और सिर्फ यही कि यार मिंटू कमाल हो गया यार, मजा आ रहा है, लोग मेरे को बोल रहे हैं कि यार बड़ा अच्छा चल रहा है यार, बड़े कमाल इंसान है। लेकिन वो यारों के यार है सर, यारों के यार। रवि सर मतलब रवि किशन यारों के यार सर। मतलब जब उन्होंने मेरे को अपना नंबर दिया शूट के 5-7 दिन बाद ही, कहते यार ये मेरा नंबर नोट कर अंजुम, किसी चीज का कभी भी कोई काम हो, कभी गोरखपुर आए तब मेरे को याद करना, उससे पहले मेरे को बताना है, मैं तुम्हारा अरेंजमेंट करूंगा। अच्छा सर, अब एक एक्चुअली मैं अभी हमारा जो आरजे है तो उसने बोला था कि मेरे को एक रील बनानी है, ठीक है, तो उसमें 83 के साथ वो रिलेशन जब होगा ना, एक मैच था जित के आओ तुसी, है ना, तो वो एक्चुअली इट इज़ अ मी मटेरियल, आई वुड से दैट। आजकल जैसे क्रिकेट का, आप वैसे क्रिकेट देखते हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं देखते मेरे सर आप क्रिकेट फैन बने थे, यू डोंट वॉच क्रिकेट। बिल्कुल सही है। और दूसरी फिल्म जर्सी, वो भी क्रिकेट बैकग्राउंड की थी। हाँ। ये 2 फिल्में मैंने कह लो कुछ गैप के बाद ही की हैं, 1 साल के गैप में की हैं। लेकिन सच में मेरे को क्रिकेट का सी भी नहीं पता सर। मेरे को कबीर खान सर ने एक जगह पे इम्प्रोवाइज करने का थोड़ा सा मौका था कि अरे मैच इतने कितने रन में इतने हो गए, अरे मर जाएंगे, ऐसा कुछ था। तो मैं कबीर सर के पास चला गया, मैंने कहा टेक्निकल मेरे को नहीं पता, कुछ मैं उलट पुलट बोल दूंगा, आप मेरे को लाइन बना के मेरे को दे दो, मैं वैसे बोल दूंगा। अच्छा। तो अपने को बिल्कुल क्रिकेट का सर कुछ नहीं पता। मैंने मेरे ख्याल एक जिसमें 6 छक्के मारे थे अपने युवराज पाजी ने, मैंने वो वाला वर्ल्ड कप देखा है बस एक। और बम्बई मतलब पूरी दुनिया सड़कों पे थी, इतना क्राउड था सर, तब मेरे को लगा था कि हाँ यार क्रिकेट बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी हम तो गलियों वाले, मेरा जो होम टाउन है बोहर है, तो वहाँ पे बहुत क्रिकेट खेला सर हमने गली में। बॉल नाली में चली गई तो नाली का गंद भी हाथ में साथ में आया और नीचे आपने ठप्पा मार के वो गंद हटाते हो, हमने वो वाला क्रिकेट खेला। हाँ वो तो है, उसमें से एक बंदे की ड्यूटी होती थी, जो नया नया होता था उसी की ड्यूटी लगाई जाती थी, नाली में से बॉल लेके आनी है तूने। मैं बहुत बनाऊं सर। अच्छा, आपके उसमें कॉमन भी होता था कि दोनों टीम से खेलना? मैं सर उसको बोलते रेलू कट्टा। अच्छा, साढ़े कॉमन आदमी उसको यही होता है कि मैं दोनों तरफ से बैटिंग करूंगा, मेरे को बड़ा मजा आया। प्रिसाइज्ड बॉल्स भी होती थी, 6 बॉल खेलेगा, इधर से 6 खेलेगा तू। तो सर मैं वो रहा हूँ इधर के। अच्छा, ये कॉमन है। मजा वो बड़ा मजा आता था। बट मैंने सर क्रिकेट मैंने कभी नहीं देखा, मजा ही नहीं। तो मतलब आपको पता भी नहीं होगा कि आईपीएल में क्या चल रहा है? बिल्कुल नहीं, आइडिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर तो मेरे सवाल सारे कैंसिल हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा भाजी, जस्ट वांट टू नो अबाउट, आपने जैसे बताया कि आपने ऑडिशन वगैरह नहीं दिया कोई भी ऐसे, आपने बाद में ऑब्वियसली एड्स वगैरह हुए होंगे, उसमें बाद फिल्म्स आई होंगी। डेवडी के लिए आपने कोई स्पेशली नहीं गए थे, आपको डायरेक्टर ने देखा था तो उसके लिए हुआ था। तो अभी क्या ऑडिशन प्रोसेस रहता है किसी भी फिल्म के लिए, या अगर आपको करना है या कोई भी नया अभी एस्पायरिंग है एक्टर, तो उसके लिए क्या ऑडिशन प्रोसेस रहता है? व्हाट इज द राइट वे टू गो गेट अ मूवी? इज देयर एनी फॉर्मूला? यार फॉर्मूला मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जो जैसे हम बोलते हैं ना कि गिवन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आपको प्ले करना होता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स का जो ब्रीफ है, हालांकि ब्रीफ भी बहुत ज्यादा ना उसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना एडल्ट्रेशन हो जाती है, मतलब उसको वही बोलते हैं ना शायद कि ये चला कुछ और था लेकिन पहुंचा कुछ और। हाँ, एडल्ट्रेशन ऑब्वियसली है ना। डायरेक्टर के असिस्टेंट को जो ब्रीफ मिलता है और असिस्टेंट से जो कास्टिंग डायरेक्टर को ब्रीफ मिलता है, उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर के तीसरे असिस्टेंट तक जो ब्रीफ पहुंचता है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज हो चुका होता है। हाँ। जैसे मैं उस दिन हंसल मेहता सर की एक बहुत बढ़िया बात सुन रहा था, वो कहते हैं कि मेरे को पता है कि ये सब बीच में रास्ते में ये चीजें हो जाती हैं, इसलिए मैं उसको वैसे कैरेक्टर से जज नहीं करता, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि ये कॉन्फिडेंटली ये बात बोल रहा है, कन्विक्शन से बोल रहा है, इसका एक्टिंग स्टाइल क्या है, क्या पैटर्न है, मैं वो देखता हूँ। तो मेरे को लगता है जो समझदार डायरेक्टर हैं या अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो ये नहीं देखते कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को इसने कितना अच्छे से निभा दिया, क्योंकि वहां पे जब आप सेट पे होते हैं, आपका को एक्टर होता है, गिव एंड टेक होता है, आप एक्शन का रिएक्शन होता है, तब चीजें और निकल के आती हैं। लेकिन ये अच्छे लोगों को ये पता होता है कि ऑडिशन कर रहे हैं। ऑडिशन मेरे को ऐसा लगा, मतलब 14-15 सालों में थोड़ा बहुत जो मेरे को समझ में आई है वो यही है कि वो आपको चेक कर रहे हैं बेसिकली कि ये बेसिक जो एक्टिंग है, कहीं ये कैमरा ऑन होते ही इसके कंधे तो ऐसे स्टिफ नहीं हो गए हैं,
कोल्ड तो नहीं होगा, कंफर्ट है कि नहीं, कंफर्ट है कि नहीं, अगर वो कैरेक्टर है तो कैरेक्टर शायद वो कुछ अपने हिसाब से कुछ कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन इसके अंदर वो इम्प्रोवाइजेशन करने की भी गुंजाइश है या एक लाइनों पे स्टिक करता है, वो एक्टर को थोड़ा बहुत जज करने के लिए बेसिकली वो चीज होती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे चाहे ये कैरेक्टर टिक्की भी था, केसर सिंह टिक्की जी के मैं शायद बड़ा नजदीक था, रिजेम्बलेंस थी, तो एक फिजिकल अपीयरेंस जो होती है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर डिमांड के हिसाब से अगर आप कहीं उसको मैच करते हो तो पहली जंग तो आपने वहीं जीत ली। और उसके बाद अगर आप ऑडिशन अच्छा दे जाते हो, जैसे मेरे ऑडिशन पहले भी मैं देता था तो अच्छे नहीं होते थे मेरे ऑडिशन। मैं ऑडिशन में हमेशा मतलब मैंने कोई बहुत ज़्यादा महान झंडे नहीं गाड़े, बट शायद कह लो कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बाबा जी कृपा थी कि शायद वो मेरे को मिल जाते थे कि हाँ यार यहाँ पे तो ठीक ठाक कर रहा है, क्या पता सेट पे आके कैमरा के आगे एक्टर के साथ में अच्छा खेल जाए। तो ये मैं क्रेडिट दूंगा मुकेश छाबड़ा पाजी को भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुकेश छाबड़ा भाई के साथ मैंने सबसे ज़्यादा काम किया, चाहे वैभव विशांत थे, चाहे अपना तरन बजाज पाजी हैं, ये सब अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हनीत रेहान पाजी, इन सबको मेरा थोड़ा सा कह लो कि अब पता है। तो ये मेरे ख्याल में डायरेक्टर को शायद कन्विंसिंगली ये बोल भी देते हो कि नहीं यार यहाँ पे एम थोड़ा सा कर रहा है, गंदा खेल रहा है, बाद में ठीक कर लेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑडिशन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ आपको एक बारी इनिशियल स्टेज पे कि आप कैसा भी आप ठीक ठाक एक्टिंग कर लेते हो, अगर कर लेते हो, और अगर आप उस कैरेक्टर में, जैसे हम बहुत सुनते थे कि सॉरी यू डोंट फिट द बिल और यू फिट द बिल, तो मतलब अगर आप उनके मतलब फिट कर रहे हो कैरेक्टर में, हाँ, आ रहे हो, तो फिर तो मतलब विन विन सिचुएशन है। ऑडिशन तो फिर एक बस वो रह जाता है कि यार एक बार चेक करना है कि लाइंस भी सही से पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता, कितनी देर में पकड़ पाता है, वो एक जज करने का तरीका है मेरे ख्याल में अच्छे डायरेक्टर्स का। राइट, वो पोटेंशियल भी चेक हो जाता है कि भाई ये कर पाएगा, अगर इसको मौका देते हैं तो। और हमने तो मतलब कितने दे दिए सर ऑडिशन, अभी भी ऐसा लगता है कि समझ नहीं आई ऑडिशन देते कैसे हैं, सच में। राइट, वो तो अलग, इट्स अ डिफरेंट स्ट्रगल, आई वुड से दैट। राइट, चलो ठीक है। बाकी एंटरटेनमेंट तो फुल है, चमकीला अब नेटफ्लिक्स पे है ही है, और मुझे लगता नहीं कि जब तक ये इंटरव्यू अब जाएगा तब तक लोग कोई रह जाएगा, किसी ने देखी नहीं होगी चमकीला, है ना? बहुत भयंकर, बहुत फैल रहा है ना? एंड थैंक यू सो मच अंजू, थैंक यू यार भाजी, थैंक यू सो मच। एंड रेडियो मिर्ची बहुत धन्य हुआ है आप आए हैं। अरे मैं सच्ची बताऊं यार, एक रेडियो मिर्ची की मेरे को बात करनी है यार, है ना? रेडियो मैं जब एंटर किया यार भाई, आप कमाल ही मतलब स्वागत करते हो यार, थैंक यू सो मच, कसम से ढोल नगाड़े जो आपने बजाए हैं ना, लव यू, थैंक यू, लव यू रेडियो मिर्ची वालों, थैंक यू, लव यू टिक्की बाजी, लव यू अंजू बत्रा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।